तो पेपर में स्टूडेंट्स को पता सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है, मानचित्र वाले क्वेश्चंस में। मानचित्र वाले क्वेश्चंस ऐसे पेपर में आने वाले हैं भाई, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इस क्लास के अंदर कि ये मानचित्र को जो 10 नंबर का आपके पेपर में आता है भाई, आपको बड़े ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की बात करता हूँ तो केवल अगर आप इसमें ये ट्रिक लगा लोगे ना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बड़े आसानी से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भाई सारे क्वेश्चंस करके आने वाले हो। इसके अलावा अगर मैं एमसीक्यू की बात करता हूँ तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपके लिए भी सबसे आसान होंगे, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि भाई अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हो डेफिनेटली आप अपने एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके आने वाले हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, और इस वायरल क्वेश्चन पेपर को अगर आप पढ़ के जाते हो पेपर से पहले तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और पूरा पेपर आपको पता चल जाने वाला है कि कैसा पेपर हमें कल के पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो पेपर से पहले पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो जब पेपर देने जाओगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये रहा आपका पेपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा एग्जाम में पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए मैं आपको इसके सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस को कराता हूं। बाकी ये सारे निर्देश आप पढ़ लेना। जैसे 20 नंबर के यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 50 नंबर के वर्णनात्मक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और 23 नंबर आपको लाना आवश्यक होगा पास होने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भाई इस क्वेश्चन पेपर के सबसे पहले वह क्वेश्चंस जो कि आपको बहुविकल्पी के रूप में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब हम ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो क्वेश्चंस आपको बहुविकल्पी के रूप में देखने को मिलेंगे, और ये जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपके 20 पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 20 नंबर के आपके होंगे, जिनको आप सभी लोगों को EMR शीट में करना होगा। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाने हैं, ठीक है। सभी लोग क्या करेंगे भाई, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप देने का प्रयास करेंगे भाई, और डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में भाई ज़रूर पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न बताइए कि वियना की संधि थी ये कब हुई थी। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, और आप किसी भी ईयर का पेपर उठा लेना और इस क्वेश्चन को एक बार मैच करना, ये क्वेश्चन कितने बार आपके पूछा गया है। तो वियना की जो संधि हुई थी ये आपके वर्ष 1814 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की जो आज्ञा थी ये किसने दी थी। ये देखिए क्वेश्चंस ये वाला मैंने आपको बहुत बार कराया है और बहुत बार मैंने बताया भी है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने की आज्ञा थी वह किसने दी थी, तो वह जनरल डायर ने दी थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए वह संक्रामक रोग या फिर वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका में भी पहुंच गई। मतलब जितने भी यूरोपीय लोग थे उनको वह बीमारी थी, तो जब यह यूरोपीय लोग दक्षिण अमेरिका गए तो वहां पर भी यह बीमारी पहुंच गई। तो आपको बताना है उस बीमारी का नाम, तो वह बीमारी कौन सी थी। बाकी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, पर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा चेचक। चेचक जो थी ना ये भाई यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका में भी पहुंच गई थी, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर मैं बात करता हूं, इसके मुख्यालय की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथी, तो यहां से हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 का, वह न्यूयॉर्क बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी न्यूयॉर्क जो है आपका ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि बंगाल में पहली जो जूट मिल थी ये कब शुरू हुई थी। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है। तो बंगाल में जो सबसे पहली जूट मिल थी ये वर्ष 1885 में स्टार्ट हुई थी। यानी जूट मिल का जो प्रारंभ था भाई ये वर्ष 1885 में, यानी सन 1885 ईस्वी में प्रारंभिक यानी फिर स्टार्ट हुई थी जूट मिल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे भाई आप लोग, यहाँ से 1885, देखो एक ऑप्शन यहाँ पर आप लोग इसको सही कर लो, 1845 को 1885 कर लो, ठीक है। इसको आप यहाँ पर कर लो, है ना। तो 1885 यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण होता है वह क्या होता है। देखिए भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि का
क्षय हो जाना, मतलब भूमि का धीरे धीरे से खत्म होना, ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ से 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूं। तो आगे अगर मैं बात करता हूं तो 7वां नंबर क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती है। तो आपको बताना है कि लाल मिट्टियां या फिर लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है। बाकी ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत सारे लोगों को इसका आंसर भी पता होगा, तो जिनको पता है भाई कमेंट करके ज़रूर से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 4 ऑप्शन में से, तो जैसे गुजरात दिख रहा है, पंजाब दिख रहा है, उड़ीसा दिख रहा है, उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि लाल मिट्टियां सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे भाई, उड़ीसा को आप बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था, ठीक है। मतलब चीता को एक समय क्या हुआ था कि चीता जो थे लुप्त हो चुके थे, तो उनको क्या होता था कि भाई उस समय बता दिया गया था जो चीता हैं वह लुप्त हो चुके हैं। पर आज के समय में, वर्तमान समय में आप देखेंगे तो चीता अभी भी पाए जाते हैं, ठीक है। पर एक समय था जब चीता को लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो वह कौन सा समय था, वह कौन सा ईयर था? तो वह ईयर था आपका वर्ष 1952, ठीक है। 1952 में चीता को लुप्त प्राय घोषित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, पूछ रहा है कि ये भारत के किस राज्य में प्रचलित है, ठीक है। इसको आप एकदम अच्छे तरीके से आप नोट करिएगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस क्लास को प्रॉपर देखा तो इस बात की गारंटी है जब पेपर देने जाओगे ना, तो पेपर में चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे लघुत्तरी क्वेश्चन हो, चाहे दीर्घोत्तरी क्वेश्चन हो, चाहे आपका मानचित्र वाला हो, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर मेघालय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? तो रोपण फसल देखिए, गेहूं, गन्ना, चना, मूंगफली, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब इसमें से रोपण फसल कौन सी है आपको बताना है, ठीक है। तो सेकंड यानी गन्ना को आप यहां से बिल्कुल सही कर लेंगे। आगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो आपको यह बताना है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। बाकी तमिल दिख रहा है ऑप्शन में, सिंहली दिख रहा है, ईसाई धर्म दिख रहा है, मुस्लिम दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर बताना है श्रीलंका में निम्नलिखित में से बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है, ठीक है। बहुसंख्यक वर्ग का नाम आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग सिंहली को बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो कह सकते हो वर्ग है वह सिंहली है, ठीक है। तो सिंहली को क्या करोगे, यहाँ से आप बिल्कुल सही कर लोगे। भारत में जो मताधिकार की आयु है वह क्या है? तो भारत में मत देने की यानी वोट देने की जो आयु आपकी होनी चाहिए वह 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इसको आप क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। बाकी 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भाई सभी को पता है सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह कौन सी है? वह आपकी हिंदी भाषा है, ठीक है। हिंदी भाषा जो है भाई वह भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो आगे आपको मैं दिखाता हूँ आगे के क्वेश्चंस, और फिर इसके बाद मैं आपको फिर सारी चीज़ें इसमें पेपर में करवा दूंगा। तो यहाँ से देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इन हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, हिंदी को यहाँ पर आप बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। हिंदी जो आपका होगा ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर ऑप्शन है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। तो संविधान के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो राजभाषा है आपको बतानी है कि कौन सी है, ठीक है। देखो यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेज़ी आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर संविधान के अनुसार अगर हम बात करते हैं भारत की राजभाषा कौन सी है, तो वह आपकी हिंदी है, ठीक है। वो आ गया समझ में। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाई कि अगर अभी तक आपने
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके लिए बना रखी थी भाई, बहुत समय पहले से मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं भाई, अगर आपको बेहतर नंबर लाने हैं, बेहतर अंक चाहते हो मेरे आ जाएं, तो आप सभी के लिए मैंने ई बुक बनाई थी। ठीक है, आप सभी के लिए मैंने ई बुक बनाई थी और उस ई बुक में मैंने क्या किया था भाई, हर सब्जेक्ट के लिए मैंने एक ऐसी चीज़ तैयार की थी जिससे कि कोई भी छात्र अगर चाहता है तो वह बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया और वह बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए। देखो इसमें होने क्या वाला मैं आपको बता देता हूँ। इस ई बुक के अंदर आप सभी लोगों को, जैसे मान लीजिए आपने सोशल साइंस की ई बुक ली, तो ई बुक में आपको मिलेंगे क्या, आपको ई बुक में 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको इसमें इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें आप सभी लोगों को लघुत्तरीय क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिसको लेना है भाई, ई बुक ले लीजिएगा और ई बुक को लेने के लिए कुछ नहीं करना भाई, ई बुक का लिंक, सोशल साइंस का ई बुक लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है और आप सभी को क्या करना है भाई, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे तो ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अब देखो ये केवल उन्हीं को लेना है जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। देखिए पेपर से पहले आप सभी लोगों के पास इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लघुत्तरीय क्वेश्चंस, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस और आप सभी लोगों को 10 से ज़्यादा इस तरीके के मॉडल पेपर भी वहाँ पर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ई बुक के अंदर मिलने वाली हैं। ई बुक कहाँ मिलेगी आपको, ई बुक मिलेगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक पड़ा हुआ है, जिसको भी लेना है जा करके एक बार देखिएगा और ले सकता है। अब देखिए कोई भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यार कोई भी चीज़ जब कोई पढ़ाता है एजुकेटर तो कुछ ना कुछ उसका अमाउंट जरूर लेता है, क्योंकि उसको बनाने में उसको मेहनत लगती है, चीज़ें इधर उधर से ढूंढता है, तो वह जो मेहनत है ना वह सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे 15 रुपये ले रहा हूँ। मतलब अगर आप 15 रुपये देखोगे तो कि ना के बराबर में है, कुछ भी नहीं है। लोग बहुत महंगा महंगा कोर्स सेल करते हैं, पर मात्र 15 रुपये में मैं आपको ई बुक दे रहा हूँ। और इस ई बुक को बनाने में बहुत समय लगा है, क्योंकि 10 मॉडल पेपर अलग अलग क्वेश्चंस इसमें ढूंढने पड़ते हैं हर जगह से। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं और इतनी सारी चीज़ें अगर आप पेपर से पहले अगर आपके पास हैं तो डेफिनेटली यू विल अचीव 90+ मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। और सभी सब्जेक्ट की ई बुक बनी हुई हैं और सभी सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 15 रुपये है। जिसको भी ई बुक लेना है भाई डिस्क्रिप्शन जाना, ओपन करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट की ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, फिलहाल ये तो हो गई जानकारी जो कि मैंने इसलिए दी ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी तक कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है, फिलहाल आगे बात करते हैं, वापस से अपने पेपर पे आते हैं और 15 नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। देखो यहां पर आपको बताना है कि राष्ट्रीय पार्टी कौन सा राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, देखो भारतीय जनता पार्टी अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका राष्ट्रीय पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी है और बहुजन समाज पार्टी ये भी है। और यहाँ पर पूछा गया था राजनीतिक कौन सी पार्टी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं नहीं है, तो ये तो बाकी सारी हैं, तीनों की तीनों हैं, तो यहाँ से नहीं की जगह आप लोग कर लो हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी की अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तो उपयुक्त तो सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक काम करना, नहीं को हटा लेना, नहीं की जगह आप लोग करना कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ, इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आएगा कि राजनीतिक पार्टी इनमें से इन तीन में से कौन है। तो देखो ये तीनों की तीनों राष्ट्रीय पार्टी हैं भाई। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, बीएसपी की बात करते हैं और आपकी कांग्रेस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उपर्युक्त सभी को आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो विकास के महत्वपूर्ण घटक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा आय। आय जो है ये विकास का एक महत्वपूर्ण घटक होती है। ठीक है, आगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। हमें यहाँ पर विकसित देश का नाम बताना है कि विकसित देश कौन सा है, ब्राज़ील, बांग्लादेश, भारत, फ्रांस। तो प्यारे साथी यहाँ से अगर हम बात करते हैं विकसित देश की, तो देखिए इन चार में से ही आपको बताना है कि विकसित देश कौन सा, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, दूसरे किसी देश का नाम नहीं बताएंगे,
इन चार में से ही बताएंगे। तो फ्रांस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कह लो इतिहास से क्वेश्चन है। किससे? इतिहास से। तो इतिहास में सारी चीज़ें पास्ट की होती हैं, तो यहाँ पर पास्ट के हिसाब से आपको बताना है फ्रांस हमारा क्या है, विकसित देश है। उस समय भारत इतना विकसित देश नहीं था जितना फ्रांस था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा व्यक्ति है जो कि कौन से व्यक्ति जो होते हैं जो असंगठित कौन से व्यक्ति जो होते हैं भाई असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी और सैनिक, चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। अब इन चार ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि इन असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन से लोग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे कृषि मजदूर जो हैं भाई ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यानी असंगठित क्षेत्र का आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो कौन सी ऐसी गतिविधि है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उस गतिविधि का नाम आपको बताना है। तो उस गतिविधि की अगर हम बात करते हैं भाई तो वह गतिविधि हमारी हो जाती है खनन क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी खनन क्रिया जो होती है आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है ना। तो यहाँ से ये 19 नंबर तक क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं समाप्त। और इसके बाद पेपर का हमारा 20वां प्रश्न है कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। सहायक क्षेत्र किसको कहते हैं, मतलब कृषि एवं सहायक क्षेत्र किसको कहते हैं। तो कृषि और सहायक क्षेत्र बताना है किसको कहते हैं। तो यहाँ से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। यानी अगर हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की तो इसको हम कृषि और सहायक क्षेत्र दोनों कहते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से क्या करेंगे भाई, इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे और कहीं ना कहीं इनको नोट जरूर से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो प्यारे साथी इसके बाद पेपर में देखिए आपको देखने को मिलने वाले हैं वर्णनात्मक क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको पेपर में भाई 50 नंबर के देखने को मिलने वाले। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चंस आपके पेपर में 50 नंबर के आएंगे। और अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो वर्णनात्मक क्वेश्चंस दो तरीके के क्वेश्चंस बनाता है। वर्णनात्मक क्वेश्चंस दो तरीके के क्वेश्चंस बनाता है, या फिर दो तरीके के क्वेश्चंस वर्णनात्मक क्वेश्चंस में आते हैं। सबसे पहला होता है लघु उत्तरीय प्रश्न प्यारे साथी, और इसके बाद अगर मैं पेपर को एक पन्ना पलटाता हूं तो दूसरा आपका आ जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पेपर के जितने भी आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं मैं आपको वह सारे क्वेश्चंस बताता हूं और एक एक करके आप सभी प्यारे साथी इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं लघु उत्तरीय की बात कर लेता हूं तो ये 16 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। अब 16 नंबर के क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं तो हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का पेपर में आने वाला है। ठीक है, हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्नों में वर्णनात्मक के सबसे पहले भाग लघु उत्तरीय में 16 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, इस बात को याद रखना। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर क्वेश्चंस करने के लिए आपको अथवा भी होता है, मतलब अथवा में क्वेश्चन आते हैं। 2 प्रश्न दिए रहते हैं, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आप करेक्ट करके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो सबसे पहले ये 2 क्वेश्चंस आप डेफिनेटली जरूर तैयार करिएगा। पहला प्रश्न हमारा है ये, जिसमें नेपोलियन कौन था से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसके सुधार क्या थे और उसके बारे में आपको बताना है, उसके क्या प्रभाव थे और सारी चीज़ें आपको नेपोलियन के बारे में 4 नंबर के क्वेश्चंस में बतानी है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी बताइएगा। ठीक है, तो दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। 4 नंबर का देखिए पहला प्रश्न जो होगा उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। ठीक है, दूसरा बड़ा प्रश्न है कि मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, 3 विधियां इसकी बताइएगा। ठीक है, अथवा में है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं,
और इस कथन का 3 उदाहरण सहित आपको अच्छे से विश्लेषण करना है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चंस आपके भूगोल के हैं, मतलब ये क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो दोनों क्वेश्चन भूगोल के हैं और दोनों क्वेश्चन ये आपके इतिहास के हैं। सेम टू सेम ऐसे ही पेपर में आपको स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस इतिहास के और इसके बाद के 2 क्वेश्चंस आपको भूगोल के देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं तीसरे नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं तो देखिए दे रखा है भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन होता है वो किस तरह होता है, इसको आपको बताना है। अब ये प्रश्न 4 नंबर का है। अब ये प्रश्न कितने नंबर का है भाई? 4 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए, अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग के 2 प्रश्न इतिहास भूगोल। अब ये जो प्रश्न आपको पेपर में आएगा ये आपका नागरिक शास्त्र का होगा। नागरिक शास्त्र का एक क्वेश्चन ये रहा, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट डालकर इसको जल्दी से तैयार कर लो पेपर से पहले। ठीक है, और इसके बाद अथवा में आपको देखिए ये रहा क्वेश्चन अथवा में। ठीक है, भारत में जाति प्रथा और राजनीति पर क्या इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए ये 2 क्वेश्चन हमारे अर्थशास्त्र के हैं। ये 2 क्वेश्चन हमारे अर्थशास्त्र के राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताइए। 4 नंबर में क्वेश्चन। अथवा में देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योग के किन्हीं 3 योगदानों की विवेचना कीजिए, और ये भी हमारा 4 नंबर में अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आपके अर्थशास्त्र के ऊपर नागरिक, भूगोल और इतिहास के सारे क्वेश्चंस, यहां तक कि ये 16 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, अब बताइए क्या किसी को कोई दिक्कत है? जरा कमेंट करके बताइएगा। और इतना कर लोगे ना तो 16 नंबर के आप सभी के पेपर में आने वाले क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, जो कि लघु उत्तरीय के रूप में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद पेपर में आने वाला है हमारा वर्णनात्मक सेकंड, और वर्णनात्मक सेकंड में आपको फिर से विस्तृत उत्तरीय आपको फिर से यहाँ पर करने होंगे पेपर में बड़े बड़े कह सकते हो क्वेश्चंस। बड़े बड़े मतलब लघु उत्तरीय से थोड़े से बड़े। अब विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न होंगे ना, इनको आपको 2 पेज में करके आना है। 2 पेज में मतलब एक आंसर जो आप देंगे वह आपको 2 पेजों के अंदर 2 पेज में लिख के आना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी मैंने। 2 पेज में एक आंसर आप करके आने वाले हो। ठीक है, लगभग 150 शब्दों में। 150 शब्दों मतलब 2 पेज में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख लो। इतिहास के ये 2 क्वेश्चंस और भूगोल के ये 2 क्वेश्चंस, और इसके बाद तीसरा नंबर वाला अगर मैं बात करता हूँ तो नागरिक शास्त्र के। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा इतिहास का देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिएगा। ठीक है, अथवा में है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिएगा। इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए। मेरे प्यारे साथी जितने भी क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी प्यारे साथी इन सारे क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले तैयार जरूर से करिएगा। ठीक है, बाकी यहां पर भूगोल के क्वेश्चन है, देख लीजिए कि भारत में मिट्टियों के प्रकार पर एक निबंध लिखिएगा। भारत में जो मिट्टियां होती हैं इनके प्रकारों पर एक निबंध लिखिएगा। ठीक है, तो ये 2 आपके भूगोल के क्वेश्चंस। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिएगा। 6 नंबर का ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। 6 नंबर तीसरा वाला जो क्वेश्चन है इसमें आ गया आपका नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन। किसका भाई? नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आगे अगर मैं बात करता हूं तो चौथे नंबर पर देखिए, यहां पर आपको यहां पर अर्थशास्त्र का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पर आरबीआई के बारे में बता रहा है कि रिजर्व बैंक के जो कार्य होते हैं उनका वर्णन कीजिएगा। और अथवा वाला क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो, उसके लाभों का वर्णन कीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे साथी ये हो जाते हैं यहां से आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी समाप्त। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 24 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपको यहां पर भी 4 ही क्वेश्चंस करने होंगे। हर क्वेश्चंस आपका 6 नंबर का होगा, तो 4 छंग 24 नंबर के 4 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। केवल 4 क्वेश्चंस लघु में भी आएंगे और 4 क्वेश्चंस आपको दीर्घ में भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से आपके हो जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समाप्त। ठीक है, अब पेपर में देखिए आपको देखने को मिलेगा मानचित्र। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4 तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। सबसे पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, फिर लघु उत्तरीय,
फिर दीर्घ उत्तरीय और फिर आप सभी के मानचित्र संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, तो पेपर में जितने भी मानचित्र संबंधित क्वेश्चंस आएंगे वह कहाँ पर भरने होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, वो सारी जानकारी अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले अगर मैं मानचित्र की बात करता हूँ तो इसमें दो तरीके के प्रश्न आएंगे, प्रश्न संख्या 9A, प्रश्न संख्या 9B। अगर मैं प्रश्न संख्या 9A की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9A में आपको भाई इतिहास के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब इतिहास के क्वेश्चंस होंगे तो इसमें कोई चिन्ह नहीं दे रखा होगा। अभी चिन्ह क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है चिन्ह। देखो 9A है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित है। इतिहास में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं कि इतिहास में आप सभी लोगों को भाई, जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत के मानचित्र में आपको सारे क्वेश्चंस भरने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 9B की, जरा समझिए प्रश्न संख्या 9B को समझिए। इसमें भूगोल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 9B में जो भूगोल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इन भूगोल के क्वेश्चंस में क्या होगा कि आप सभी को हर क्वेश्चंस को करने के लिए आप सभी लोगों को यहाँ पर चिन्ह भी दे रखा होगा। जैसे कि राजस्थान की राजधानी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आगे बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर कि मैंगनीज उत्पादक का कोई एक क्षेत्रक, ठीक है, या फिर क्षेत्र, मैंगनीज उत्पादक का कोई एक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइएगा। दूसरा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है उसको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइएगा। तीसरा है कि सलाल बांध को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइएगा। चौथा है कि ताप्ती नदी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि हर एक क्वेश्चन जो भूगोल में पूछा जा रहा है उसके हर क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर एक अलग अलग चिन्ह दिया गया है। मतलब डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट चिन्ह, हर एक क्वेश्चंस को आपको अलग अलग चिन्ह द्वारा भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना पड़ेगा। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ और इनके आंसर भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आप इतिहास में देखोगे तो यहाँ पर अपना कोई भी चिन्ह नहीं है। कह रहा है कि वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ, बताइए वह स्थान कौन सा है। बस कुछ नहीं करना, आपको इसको सिंपल से बस भर देना है अपने भारत के मानचित्र में, कैसे भी आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ वह स्थान आपका था खेड़ा, और खेड़ा कहाँ पड़ता है भाई, गुजरात में। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो वह आपका है चंपारण। कौन सा है भाई, चंपारण। चंपारण मतलब बिहार। वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, तो वह आपका है कलकत्ता, जिसको हम लोग अब बोलते हैं कोलकाता। पहले के समय में कलकत्ता कहते थे पर अब इसको बोलते हैं कोलकाता। ठीक है, इसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस आप देख लेना। गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो वह आपका था गुजरात, बारडोली सत्याग्रह। गुजरात का जो बारडोली है, बारडोली सत्याग्रह, याद है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था भैया, मुंबई में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके इतिहास के हैं। ठीक है, इसके बाद ये भूगोल के क्वेश्चन से, तो राजस्थान की राजधानी क्या है भाई, राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है, सभी को पता होगा। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपके भूगोल के हैं। तो मैंगनीज का उत्पादक राज्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंगनीज का कोई एक उत्पादक राज्य बताइए कौन सा है। तो आप सारे ये क्वेश्चंस को एक बार के लिए देख लेना, और इतने अगर आप तैयार कर लेते हो, मतलब इतनी चीज़ें अगर आपकी हो जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब सोशल साइंस के पेपर में आपको कोई डाउट आएगा। ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो पर मैंने वह सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया। तो जिसको भी, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं लास्ट में, जिसको भी ई बुक लेना है मेरे प्यारे साथी, आप सभी को बताएं कि ई बुक में आपको 10 मॉडल पेपर और सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जा करके वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। फिलहाल आप अपने पेपर को अच्छे से करके आइएगा, और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।